हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ बैरिधि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। सिख राज को कंटिन्यू करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट गुरु है हरकिशन। हम लोगों ने देखा था कि कैसे इनके पिताजी गुरु हर राय दारा सिखों को उत्तराधिकारी युद्ध में साथ देते हैं और उसके बाद जब औरंगजेब इन्हें कहता है दरबार में शामिल होने के लिए तो ये अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं। राम राय औरंगजेब को खुश करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो इनके पिता गुरु हर राय को पसंद नहीं आती है और यह इसी बात से नाराज होकर अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। इनकी मृत्यु जो थी वो चेचक से हो गई थी। इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट थिंग्स है नहीं, बहुत ही कम समय इनका काल था। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी और जिस राम राय को गुरु हर राय ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बना था तो राम राय ने क्या किया, देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित की और इनके अनुयायी जो थे वो राम राय कहलाए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो हमारे गुरु आते हैं वो है गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। ये 9वें गुरु है सिखों के। यह गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। हरगोविंद वही जो सबसे पहले सिखों को सैनिकों के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। यह गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। असोम के एक शासक ने असोम में इनके नाम का एक असोम गुरु टीला का निर्माण करवाया। किनके नाम का? गुरु तेग बहादुर के नाम का असोम के एक शासक ने असोम में एक गुरु टीला का क्या करवाया? निर्माण करवाया। गुरु तेग बहादुर जो थे इन्होंने अपनी गद्दी माखोवाल अमृतसर में बनाई थी। गुरु तेग बहादुर ने अपनी गद्दी कहाँ बनाई थी? माखोवाल अमृतसर में। उत्तराधिकारी विवाद के कारण इनके समय में गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए। गुरु तेग बहादुर के समय में उत्तराधिकारी विवाद के कारण गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि गद्दी के 22 दावेदार किस सिख गुरु के काल में खड़े हो गए, तो वो थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने मुगलों के खिलाफ करतारपुर का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? करतारपुर का युद्ध। और 1675 में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1675 में क्या किया औरंगजेब ने? युद्ध से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी और करवा दी। ठीक है। इन्होंने मुगलों के खिलाफ करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया, इस्लाम स्वीकार करने को कहा और इनकार करने पर इनकी हत्या क्या की? करवा दी। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर नामक नगर बसाया। हम लोगों ने देखा था कि कश्मीर में किरतपुर किसने बसाया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आनंदपुर नामक नगर जो था वो किसने बसाया? गुरु तेग बहादुर ने। गुरु तेग बहादुर की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। दिल्ली का जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो किसके याद में निर्माण किया गया है? गुरु तेग बहादुर के। तो गुरु तेग बहादुर के जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे गुरु है गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। इनका काल है 1675 से 1708। फाइनली हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अब गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो पटना बिहार में हुआ था। बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे और इन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को क्या कर दिया? गुरु मीन्स पाथ, वो क्या बोलते हैं उसको? पथ प्रदर्शक। हाँ, वो होता है ना। तो इन्होंने अपने बाद गुरु बनाने का कोई वो नहीं रखा। गुरु ग्रंथ साहिब को जो है वो सर्वोपरि मान लिया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया। ये सिखों के अंतिम व 10वें व अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना की, खालसा दल की स्थापना की। ठीक है। इनके जो विचार थे वो बहुत महान थे, लाइक वी ऑल। ओके, विचार तो सभी के महान होते हैं। ठीक है। उसको व्यवहार में लाने के लिए, बस जो विचार होता है ना उसको व्यवहार में लाने में, जो आपका विचार है उसको व्यवहार में लाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगती है।
उतना कई बार हम लोग कर नहीं पाते और हम लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इनके जो विचार थे उनको व्यवहार में लाने के लिए इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा दल की स्थापना की। खालसा दल की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? 1699 ईस्वी में। लुप्त आदि ग्रंथ को दशम पातशाह ग्रंथ की संज्ञा दी और पुनः संकलित करवाया। आदि ग्रंथ जो भी विलुप्त हो गए थे उनको इन्होंने दशम पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा दी, उनको इन्होंने दशम पातशाह ग्रंथ नाम से पुकारा और उसको पुनः संकलित करवाया। तो लुप्त आदि ग्रंथ को पुनः संकलित किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस नाम से करवाया? दशम पातशाह के नाम से। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 करार, कितने करार? 5 करार अनिवार्य कर दिए। क्या क्या? केस, कच्छा, कंघा, करा और कृपाण। गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने सिखों के लिए 5 करार, केस, कच्छा, कंघा, करा और कृपाण को अनिवार्य कर दिया। और एक पाहुल नामक त्योहार होता है सिखों में, इसको किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने। आप लोग हम मुझे बताइए कि लवन क्या है और उसका प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? ठीक, गुरु गोविंद सिंह के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पहाड़ी प्रदेश में पांटोआ नामक स्थान की इन्होंने स्थापना की और यहीं पर यह सैनिक को प्रशिक्षण कर लड़ाकू जाति बनाते थे। पहाड़ी प्रदेश था पांटोआ। पहाड़ी प्रदेश में इन्होंने पानोटा नामक स्थान की स्थापना की। पावंटा नामक स्थान की स्थापना की और इसी स्थान पर यह सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे और उन्हें लड़ाकू जाति के रूप में क्या किया? परिणत किया। इनके ग्रंथ है कृष्णा अवतार, एग्जाम में आया हुआ ग्रंथ है। कृष्णा अवतार ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की। कोई प्रॉब्लम? फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा भी लिखा। गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है वो है विचित्र नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट। विचित्र नाटक जो है वो इनकी आत्मकथा है। लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसरगढ़ में इन्होंने क्या किया? किले को निर्मित किया। किन किन स्थानों पर? लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसरगढ़ में इन्होंने किले का निर्माण किया। इनके खालसा सैनिकों में 80,000 सैनिक शामिल थे। 80,000 सैनिकों की सहायता से इन्होंने क्या किया? खालसा सेना तैयार किया। 1708 ईस्वी की घटना है। नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान था जिसका नाम था अजीम खां। इसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। 1708 ईस्वी में नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खां नामक एक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने जो भी सिख पुरुष हैं उनको सिंह तथा जो भी सिख महिला है उनको कौर टाइटल धारण करने को कहा। क्या कहा गुरु गोविंद सिंह ने? कि जो भी सिख पुरुष है वो सिंह टाइटल धारण करे और जो भी सिख महिला है वो कौर टाइटल धारण करे। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये गुरु गोविंद सिंह का कथन है, एग्जाम में आया हुआ कथन है, तो आपको याद रहनी चाहिए कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह कहते थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उस संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम का साथ देते हैं और हम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम विजयी भी होता है। तो इसने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का जात और 5,000 सवार प्रदान किए। ठीक है, 5,000 जात और 5,000 सवार प्रदान किए, ये पद होता था वो प्रदान किए। नेक्स्ट है मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट में आइए पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देन वी रीड। फर्स्ट है नानोद का युद्ध। नानोद का जो युद्ध था वो 1690 ईस्वी में हुआ था मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह के बीच में, जिसमें मुगल सेना जो थी वो पराजित हुई। पहला युद्ध होता है
नानोद का युद्ध 1690 ईस्वी में, जिसमें मुगल सेना जो थी वो पराजित हुई। फिर होता है आनंदपुर का प्रथम युद्ध। आनंदपुर का प्रथम युद्ध जो है वो 1701 ईस्वी में होता है। आप लोग नोट करते चलिए। आई नो ये थोड़ा स्लो है, बट बिलीव मी, जितना मैं पढ़ाती चलती हूँ आप उसको नोट करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते चलिए। आप लोग कब सिलेबस खत्म कर देंगे रियलाइज भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ओके, आनंदपुर का प्रथम युद्ध जो है वो 1701 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पहाड़ी सेना जो थी वो पराजित हुई थी। पहाड़ी सेना मीन्स मुगलों के तरफ से लड़ने वाली सेना जो थी, उस समय पहाड़ी सेना रही थी मुगलों की तरफ से, वो क्या हुई, पराजित हुई। फिर होता है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में। कब होता है? 1704 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर और फतेह बहादुर, कौन कौन? जोरावर और फतेह बहादुर को सरहिंद लाकर दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है। तीसरा युद्ध जो होता है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर और फतेह बहादुर को सरहिंद लाकर दीवार में चुनवा दिया जाता है। और इस आनंदपुर के द्वितीय युद्ध का जो नेतृत्व है वो सरहिंद के सूबेदार वजीर खां कर रहा था। फिर आता है चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध 1705 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह की ही हार होती है और उनके दो शेष पुत्र जो बचते हैं अजीत और जुझारू सिंह, वो इसमें मारे जाते हैं। चमकौर का युद्ध 1705 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में उनके शेष दो पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह जो है वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट युद्ध होता है खिदराना का युद्ध और इस युद्ध में, यह युद्ध 1705 ईस्वी में ही होता है और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह विजयी होते हैं और जो है मुगल सेना पराजित होकर वापस लौट जाती है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन, गुरु गोविंद सिंह को ये जीत बहुत महंगी पड़ती है। ओके, तो हम लोगों ने देखा नानोद का युद्ध, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चमकौर का युद्ध और खिरदाना का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुई थी। कब हुई थी और युद्ध के परिणाम क्या हुए, इन शॉर्ट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि जॉन लॉरेंस एक ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिसको सिखों ने बिना जूते उतारे अमृतसर मंदिर में प्रवेश करने दिया। सिखों ने बिना जूते उतारे किस ब्रिटिशर्स को अमृतसर मंदिर में प्रवेश करने दिया? तो वो थे जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा बंदा बहादुर, देन वी रीड रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह का जो शासन प्रणाली था, न्याय व्यवस्था था, जो भी था उसके उत्तराधिकारी थे और उसके उत्तराधिकारी में ये कहते हैं दलीप सिंह और फिर जो है सिख राज्य बाकी क्षेत्रीय राज्यों की तरह अंग्रेजों का सहायक संधि मान लेते हैं और सिख भी अंग्रेजों के राज्य में विलुप्त हो जाते हैं। तो सिर्फ दो पॉइंट हम लोग का बचा है, बंदा बहादुर एंड रंजीत सिंह। देन वी रीड मैसूर। तो कंटिन्यू विथ मी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बारे में फर्स्ट पॉइंट हमारा है, बंदा बहादुर का सिखों को जो नेतृत्व करने का काल था वो था 1708 से 1716। 1708 से 1716 के बीच में बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बचपन का इनका नाम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। और इनका जन्म जो था वो 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में हुआ था। एक अन्य नाम इनका था माधव सिंह बैरागी। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में। और माधव सिंह बैरागी भी जो था वो बंदा बहादुर का ही नाम था। अभी तक हम लोग दो नाम बंदा बहादुर का जान चुके हैं, लक्ष्मण देव जो कि इनके बचपन का नाम था और माधव सिंह बैरागी भी जो था वो इनका ही नाम था। नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात हुई। बंदा बहादुर की गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात कौन से स्थान पर हुई थी? नांदेड़, महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़, वहां पर बंदा बहादुर की मुलाकात जो है वो गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। सिखों का राजनीतिक और वहीं पर
इन्होंने बंदा बहादुर को जो है वो सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर पंजाब भेजा और इनका नाम गुरु बख्श सिंह हुआ। इनका नाम जो था वो माधव सिंह बैरागी था। माधव सिंह बैरागी को बंदा बहादुर का नाम, चूंकि इन्होंने जब गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात किया तो खुद को अपने आप को समर्पित कर दिया, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको बंदा बहादुर का जो है वो नाम दिया। फिर इनको पंजाब भेज दिया जहां पर इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया और पंजाब में जो इनका नाम है वो क्या पड़ा, गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह इनका नाम पड़ा। ओके, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण देव के बारे में तो पूछ भी दिया है, लक्ष्मण देव के इनके बचपन का नाम था। बंदा बहादुर जो थे वो सिखों के प्रथम ऐसे राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिख राज्य की स्थापना को मूर्त रूप प्रदान किया। बंदा बहादुर के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वह प्रथम सिखों के ऐसे राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिख राज्य की स्थापना को मूर्त रूप क्या किया, प्रदान किया। ओके, इन्होंने सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को पराजित कर 28 परगनों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। वहां पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर भी बनवाई। बंदा बहादुर ने क्या किया, सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को पराजित किया, उसके 28 परगनों पर अधिकार कर लिया और वहां पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए और सिख राज्य की भी स्थापना, सिख राज्य की मुहर भी बनवाई। बंदा बहादुर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बंदा बहादुर ने वाहे गुरु खालसा के स्थान पर फतह दर्शन का नारा दिया। वाहे गुरु जी खालसा के स्थान पर किस चीज का नारा दिया, फतह दर्शन का नारा दिया। और जब हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश का पतन तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे फर्रुखसियर के समय में जो है सॉरी 1716 ईस्वी में गुरदासपुर में एक युद्ध होता है जिसमें बंदा बहादुर को गुरदासपुर से कैद करके लाया जाता है और दिल्ली में कठोर यातना देने के पश्चात फर्रुखसियर जो है वो उनकी हत्या कर देते हैं बंदा बहादुर की। और इस प्रकार मुगल शासक फर्रुखसियर के समय जो है वो बंदा बहादुर का अंत हो जाता है। ओके, उसके बाद है बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख दल जो थे वो दो दल में विभक्त हो जाते हैं। ये दल कौन कौन से हैं, बंदई और तत खालसा। कौन कौन से दल हैं? बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख दल जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, बंदई और तत खालसा। बंदई जो था वो बंदा बहादुर के अनुयायी थे और तत खालसा कट्टर सिख पंथी थे। बंदई बंदा बहादुर के अनुयायी थे और तत खालसा जो थे वो कट्टर सिख पंथी थे। ओके, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख दल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, बंदई और तत खालसा। नाम से ही स्पष्ट है कि बंदई बंदा बहादुर के अनुयायी थे और तत खालसा जो थे वो कट्टर सिख पंथी थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1748 ईस्वी में कपूर सिंह जत्था ने पृथक पृथक जत्थों में बटे पंजाब को सिख कृषकों को संगठित कर दल खालसा और गुरुमत्ता संज्ञा से अभिनीत किया। 1748 में क्या हुआ, कपूर सिंह नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने पृथक पृथक भाग में जो पंजाब के किसान सिख किसान थे उनको संगठित करके दल खालसा और गुरुमत्ता संज्ञा से अभिहित किया। किसने? कपूर सिंह ने। कपूर सिंह के बाद जो है वो दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिखों ने 1764 ईस्वी में पंजाब के अफगानी आक्रमणकारी के प्रभाव को समाप्त कर देग, तेग और फतह मुद्रालेख से युक्त चांदी के सिक्के चलाए। सिखों ने क्या किया 1764 ईस्वी में, जो मेन हमारा जो पॉइंट है उसे याद करते हैं। सिखों ने 1764 ईस्वी में देग, तेग और फतह मुद्रालेख से युक्त चांदी के सिक्के चलाए। किस चीज के सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के।
नेक्स्ट पॉइंट है 1763 से 73 के बीच में, इन 10 वर्षों के बीच में जो है पंजाब के जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में दल खालसा, कौन खालसा? दल खालसा, जो हम पढ़ रहे थे कि दल खालसा का निर्माण किया, किसने किया था निर्माण? कपूर सिंह ने ना 1748 में दल खालसा का निर्माण किया। फिर कपूर सिंह के बाद जो है जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इसका नेतृत्व किया। तो जस्सा सिंह अहलुवालिया के ही काल में दल खालसा जो था वो 12 मिसलों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल के जो है वो रणजीत सिंह आगे आएंगे और रणजीत सिंह के बारे में ही पढ़ते हुए हम लोग सिखों को जो है वो समाप्त करेंगे। रणजीत सिंह सिख में हमारा लास्ट पॉइंट होंगे। तो किसके नेतृत्व में दल खालसा जो है वो 12 मिसलों में विभाजित हो गया? तो ये थे जस्सा सिंह अहलुवालिया। टाइम पीरियड क्या था? 1763 से 73। सिखों में प्रचलित राखी प्रथा, सिखों में एक प्रथा प्रचलित थी, राखी प्रथा। यह प्रथा जो थी वो मराठों के चौथ के समान थी। मराठों के चौथ कितना लिया जाता था? 1/4, 25% ना, 25%। मराठों का चौथ के समान एक कर था। राखी प्रथा क्या था? सिखों में प्रचलित एक कर था जो कि मराठों में प्रचलित चौथ कर के समान था, जो 1773 में दल खालसा संगठन ने उपज के 1/5 भाग के रूप में वसूल किया। यह गांव के सुरक्षा भाग के रूप में लिया जाता था। और ये राखी प्रथा की वसूली कब से शुरू की गई थी? 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में इसकी वसूली जो है वो शुरू की गई थी। और कितना परसेंट लिया जाता था? 1.4%। और यह गांव के सुरक्षा भार के रूप में लिया जाता था। सिखों में प्रचलित कर जो प्रचलित एक प्रकार का कर जो था वो राखी प्रथा था। यह गांव के सुरक्षा भार के रूप में लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/5। और इसको प्रचलित किसने किया था? 1753 में दल खालसा ने जो है इसको प्रचलित किया था। नेक्स्ट हमारा दो वर्ड आते हैं, ऐसे 2 वर्ड आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 वर्ड आते हैं, सर्वत खालसा और गुरुमत्ता। ये 2 शब्द आते हैं सिखों में, ये 2 शब्द आते हैं, सर्वत खालसा और गुरुमत्ता। इन 2 शब्दों का आशय क्या है आइए जानते हैं। वर्ष में वैशाखी एवं दीपावली के दिन सिखों का एकत्र होना और उनमें कोई निर्णय लेना। वर्ष में वैशाखी और दीपावली के दिन 2 दिन जो है वो सिख एकत्र होते हैं। सिखों का एकत्र होना क्या कहलाता था? सर्वत खालसा। ठीक है। वर्ष में वैशाखी और दीपावली के दिन जो थे वो सिख एकत्र होते थे। किन दिन? वैशाखी और दीपावली के दिन जो थे वो सिख एकत्र होते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे किसी बात पे विचार विमर्श करने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए। तो उनका एकत्र होना जो था वो कहलाता था सर्वत खालसा। और उन एकत्र होकर किसी टॉपिक पे बातचीत करते थे और उससे जो निष्कर्ष निकलता था, वो लोग जो निर्णय लेते थे, उसको गुरुमत्ता कहा जाता था। वर्ष में वैशाखी एवं दीपावली के दिन सिखों का एकत्र होना सर्वत खालसा और उसमें कोई निर्णय लेना जो है वो गुरुमत्ता कहलाता था। सिखों को ही आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इनका जन्म जो था वो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला गांव में सुगरचालिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिख जो थे वो 12 मिसल में विभाजित हो गए थे। तो रणजीत सिंह जो थे वो सुगरचालिया मिसल से क्या थे? संबंधित थे। सुगरचकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह के घर में जो है रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता राजकौर, सदाकौर और दीवान लखपत लाई के नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया गया और इसने 1797 ईस्वी तक शासन जो है वो संचालन किया। 1792 में क्या होता है कि महासिंह की मृत्यु हो जाती है, रणजीत सिंह के पिता की। उस समय रणजीत सिंह जो थे मात्र 12 वर्ष के थे, चूंकि इनका जन्म 1780 में हुआ था, 1792 में मृत्यु हो गई, तो 12 वर्ष के थे रणजीत सिंह, अल्प आयु थी उनकी।
तो रंजीत सिंह की जो माता थी राजकौर, रंजीत सिंह की शादी हो गई थी। जो इनकी जो सास थी सदा कौर और एक दीवान थे लखपत राय। इनके नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया जाता है और ऐसा किया जाता है कि यह परिषद जो है वो शासन का संचालन करेगी जब तक कि रंजीत सिंह जो है वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते, योग्य नहीं हो जाते। और इन लोगों ने 5 वर्ष तक यानी कि 1797 तक शासन का क्या किया, संचालन किया। कौन कौन? रंजीत सिंह की माता राजकौर, सदा कौर और दीवान लखपत राय। 1792 में जो है 1797 में शासन की बागडोर जो है वो रंजीत सिंह के हाथ में आ जाती है। कितने वर्ष की आयु में? 17 वर्ष की आयु में जो है रंजीत सिंह खुद को काबिल समझने लगते हैं और शासन की जितने भी बागडोर थी वो रंजीत सिंह के हाथ में आ जाती है। फिर क्या होता है, 1 वर्ष बाद 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता जमन शाह पंजाब विजय के लिए आया। काबुल में विद्रोह हुआ, चिनाब नदी में तोप फंसी, रंजीत सिंह ने तोप निकालकर काबुल भेज दिया। जमान शाह ने इसे राजा की उपाधि दी। 1799 में लाहौर का शासक भी बन गया। क्या होता है यह कहानी समझिए। 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता एक होता है जमान शाह, यह काबुल का शासक बनता है और यह अपना साम्राज्य विकसित करने के लिए जो है पंजाब विजय के लिए आता है। ठीक है, जब जमान शाह पंजाब विजय के लिए आता है उसी समय काबुल में जो है विद्रोह हो जाता है। जहां का शासक था जमान शाह, काबुल का था ना, तो काबुल में विद्रोह हो जाता है। अब जमान शाह पंजाब पर विजय पाने के अलावा सोचता है कि पहले काबुल में जो विद्रोह है उसको शांत कर ले और वह जल्दी से काबुल लौटने की सोचता है। और जैसे ही वह काबुल जाने लगता है तो उसके बीच में, काबुल और पंजाब के बीच में एक चिनाब नदी आती है। उस चिनाब नदी में जो है वो जमान शाह की तोप जो है वो फंस जाती है। रंजीत सिंह बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप काबुल जाइए, मैं इस तोप को निकाल कर भेज दूंगा। और रंजीत सिंह जो है वो तोप निकाल कर भेज भी देते हैं और इससे प्रभावित होकर जमान शाह जो है वो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि भी देते हैं और 1799 में लाहौर का शासक भी रंजीत सिंह जो है वो बन जाता है। चूंकि जमान शाह का तोप निकाल कर भेज दिया, उसका जब दिक्कत था तब रंजीत सिंह ने फायदा नहीं उठाया, तो जमान शाह ने भी पंजाब पर आक्रमण नहीं किया और जो लाहौर जीत लिया था उसको वो भी रंजीत सिंह को रिटर्न कर दिया और जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1805 ईस्वी में रंजीत सिंह ने अमृतसर की भंगी मिसल से छीन लिया। 1805 में रंजीत सिंह ने क्या किया, अमृतसर की भंगी मिसल, अमृतसर को जो है भंगी मिसल से छीन लिया। भंगी मिसल के पास अमृतसर था, इसको 1805 में रंजीत सिंह ने अपना कर लिया। एक यहाँ पर आता है पॉइंट, लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ को दूत बनाकर रंजीत सिंह के पास भेजा। चूंकि रंजीत सिंह जो थे वो एक पर एक विजय करते जा रहे थे और अंग्रेज को इनकी बढ़ती हुई शक्ति से प्रॉब्लम हो रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि रंजीत सिंह इनकी जो है वो सीमा, मतलब रंजीत सिंह उनके हाथ की कठपुतली बनकर रहे और जब कोई अंग्रेज पर हमला करे तो रंजीत सिंह जो है उनका सपोर्ट करे। लेकिन रंजीत सिंह 1 बाय 1 अपना जो है राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, तो इससे अंग्रेजों के लिए एक तरह का जो होता है ना संकट उत्पन्न हो रहा था। तो लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय थे, उन्होंने क्या किया, मेटकॉफ को दूत बनाकर रंजीत सिंह के पास भेजा। ठीक है, और रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच जो है 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। किस चीज की? अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में। किसके बीच? रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच। किसको भेजे? मेटकॉफ को किसने भेजा था? लॉर्ड मिंटो ने, जो उस समय क्या थे, वायसराय थे। एक अमृतसर की संधि होती है और इस संधि के तहत देखिए क्या सब निर्णय होता है। इस संधि के तहत सतलज नदी को रंजीत सिंह की दक्षिणी सीमा मान लिया गया। ओके, सतलज के दक्षिण पूर्व की ओर सिख राज्य अंग्रेजों के संगठन माने गए। लुधियाना में भी अंग्रेजी सेनाएं रखी गई। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर के राज्यों और रंजीत सिंह ने सतलज के पूर्वी राज्यों
में हस्तक्षेप नहीं करने का क्या किया, वादा किया। और एक तरह के अमृतसर की संधि के बाद अंग्रेजों ने जो है वो रंजीत सिंह को मतलब बांध के रख दिया कि सतलज से जो भी दक्षिण में है वह भी रंजीत सिंह की सीमा है, लुधियाना में भी अपनी सेना रखने लगी। और इस तरह से अंग्रेजों ने है वो रंजीत सिंह पर बंदिश लगा दी। हाँ, मेन यह है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और लॉर्ड मेटकॉफ के बीच हुआ था। मेटकॉफ को लॉर्ड मिंटो ने भेजा था। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1818 ईस्वी में रंजीत सिंह ने खड़ग सिंह तथा दीवान सिंह के सेनापतित्व में मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कब? रंजीत सिंह जो है वो 1818 ईस्वी में खड़ग सिंह और दीवान चंद के सेनापतित्व में मतलब के नेतृत्व में मुल्तान के दुर्ग पर जो है वो अधिकार कर लिया। रंजीत सिंह ने मुल्तान के दुर्ग पर कब अधिकार किया? 1818 ईस्वी में खड़ग सिंह और दीवान चंद्र के सेनापतित्व में रंजीत सिंह ने मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कश्मीर, अटक, डेरा जाट पर भी रंजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। कश्मीर में अता मोहम्मद खान खैल का राज्य था। ओके, कश्मीर, अटक और डेरा जाट पर भी रंजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। और कश्मीर में जो था उस समय अता मोहम्मद खान खैल का राज्य था। 1834 में पेशावर और 1836 में लद्दाख पर रंजीत सिंह ने विजय प्राप्त कर ली। कहाँ? 1834 में पेशावर पर और 1836 में लद्दाख पर। 1838 में जॉर्ज ऑकलैंड के समय अंग्रेज रंजीत सिंह एवं शाह सुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। त्रिपक्षीय संधि जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस त्रिपक्षीय संधि में भी रंजीत सिंह जो थे वो अंग्रेज को खुश करने के लिए ही शामिल हुए थे। ये त्रिपक्षीय संधि जॉर्ज ऑकलैंड जिस समय वायसराय था भारत का उस समय हुआ था और यह 1838 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज रंजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा के बीच में। ओके, 1831 ईस्वी में रंजीत सिंह ने विलियम वेटिंग के सम्मुख सिंध में अमीरों से रोपर की संधि की तथा रंजीत सिंह के सिंध विजय की आकांक्षा का क्या हुआ? अंत हुआ। 1831 में क्या हुआ? रंजीत सिंह ने विलियम वेटिंग के सम्मुख सिंध के अमीरों से रोपर की क्या की? संधि की। और इस संधि के बाद रंजीत सिंह ने अपनी सिंध विजय की आकांक्षा का रंजीत सिंह को अंत करना पड़ा। 1838 में सिंध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया। ओके, और 1839 में जो है वो रंजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 1839 में। जन्म कब हुआ था? 1780 में। उन्होंने शासन कब संभाला था? 1797 में। ठीक है, एक आता है कांगड़ा विजय। यह कांगड़ा विजय रंजीत सिंह ने जो है वो 1813 ईस्वी में किया था। जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से पराजित होकर 1805 ईस्वी में रंजीत सिंह से शरण मांगी थी। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी जो थी वो क्या थी? अमृतसर थी। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर थी। ओके, दो राजधानी थी रंजीत सिंह की, जहां राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैक्वे मार्टे ने रंजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की है। यह कुछ पॉइंट है, यह भी हमें नोटिस करना पड़ेगा और इसलिए जो है मैं ये भी बता रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। फ्रांसीसी एक यात्री होते हैं विक्टर जैक्वे मोंट और इन्होंने रंजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की है। जर्मन यात्री वैरन कली वेन ह्यूगल 1835 ईस्वी में रंजीत सिंह के दरबार में आया। रंजीत सिंह की भूमि प्रणाली जो थी वो मुगलों से प्रेरित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। रंजीत सिंह की भूमि प्रणाली किससे प्रेरित थी? मुगलों से प्रेरित थी। रंजीत सिंह ने नामक एवं नानक, यहाँ पे नानक होगा सॉरी, नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। ओके,
नानक के सिक्कों पर नानक सहाय और गुरु गोविंद सिंह के सिक्कों पर गोविंद सहाय नामक नाम जो है वो उत्कीर्ण करवाया। श्री अकाल सहाय उद्गृत राजकीय मुहर जो है वो बनवाया। रणजीत सिंह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने ना तो अंग्रेजों से सहायक संधि की स्वीकार की और ना ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता के सम्मुख जो है वो समर्पण किया। रणजीत सिंह के बारे में एक ये भी है कि मतलब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से जो है वो सामने से टक्कर नहीं लिया, ये सही किया। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये गलत किया। ओके, गलत सही इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज की उस समय जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो रणजीत सिंह ने अपना चलने दिया जैसे चल रहा था। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं गलत इसलिए किया क्योंकि रणजीत सिंह उस समय भारत के एक शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, तो उन्हें जितने भी क्षेत्रीय राजा थे उनको गठित करके अंग्रेजों से जो है युद्ध करना था। परिणाम कुछ भी होता लेकिन अपनी सर्वनाश की प्रतीक्षा करने से बेहतर होता। ओके, रणजीत सिंह का प्रशासन आइए पढ़ते हैं। राज्य की संपूर्ण शक्ति जो थी वो इसके हाथों में केंद्रित थी, परंतु रणजीत सिंह जो थे वो एक उदार निरंकुश शासक थे। निरंकुश यहाँ पे शासक होगा, निरंकुश शासक थे। वह अपने को सिख मंडल अथवा खालसा का जो है सेवक मानते थे। इसी कारण अपनी सरकार को जो है सरकारे खालसा पुकारता था। क्या था? संपूर्ण शक्ति रणजीत सिंह के हाथों में केंद्रित थी, फिर भी रणजीत सिंह जो था एक उदार निरंकुश शासक था। ध्यान सिंह रणजीत सिंह के वजीर थे। फकीर अजीउद्दीन वैदेशिक मंत्री थे। भगवान दास एवं दीनानाथ वित्त मंत्री थे। दफ्तर ए अव्वाब उल माल, यह विभाग भू राजस्व तथा अन्य आय स्रोतों का विवरण रखता है। एक विभाग था रणजीत सिंह के समय में, दफ्तर ए अव्वाब उल माल। दफ्तर ए अव्वाब उल माल, यह विभाग जो था वो भू राजस्व तथा अन्य आयों के स्रोतों का विवरण रखता था। दफ्तर ए तोहिजात एक विभाग था। यह विभाग राज परिवार के व्यय और अन्य व्यवस्था का प्रबंधन करता था। दफ्तर ए तोहिजात जो था यह विभाग राज्य परिवार के व्यय और अन्य व्यवस्था का जो है प्रबंधन करता था। दफ्तर ए मवाजात, दफ्तर ए मवाजात सभी कर्मचारियों के वेतन का विवरण रखने वाला विभाग था। दफ्तर ए रोजनामजा, रोजनामजा से ही जैसे कि स्पष्ट होता है कि यह राजा के प्रतिदिन खर्चों का विवरण रखता था। रणजीत सिंह ने जो है अपना संपूर्ण राज्य को 4 सूबों में विभाजित कर दिया था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ओके, सूबों के जो मुख्य अधिकारी थे उनको नाजीम कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत परगने में जो थे बटे थे और उनका प्रमुख कारदार होता था। रणजीत सिंह के समय में प्रत्येक प्रांत जो थे वो परगने में बटे होते थे और उनका प्रमुख जो है वो कारदार होता था। परगने तालुकों में बटे होते थे और इनका प्रमुख तालुकादार होता था। ओके, प्रत्येक तालुका गांव या मौजों में बटा था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। क्या होता था? प्रत्येक प्रांत परगने में बटे होते थे और परगने तालुका में बटे होते थे और तालुका जो था वो गांव या मौजों में बटा होता था और गांव जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। भूमि कर जो थी वो उत्पादन के 33 से 44% तक जो था वो होता था। बटाई प्रथा जो थी वो 1823 तक चलती रही। कुछ क्षेत्रों में 1824 से 34 तक कनकूत प्रथा थी, जिसके तहत वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। एक बटाई प्रथा होता था, यह 1823 तक चलती रही। और एक होती थी कनकूत व्यवस्था। कनकूत व्यवस्था क्या थी? कनकूत व्यवस्था के तहत जो था वो उपज को आधार बनाकर जितना भी उपज होता था उसके अकॉर्डिंग नगद जो थी कर ली जाती थी। और यह कनकूत व्यवस्था 1824 से 34 तक कुछ क्षेत्रों में चलती रही। राज्य के आय के 2 अन्य साधन थे। एक तो ये कृषि कर था, मतलब भूमि कर था जो भी लिया जाता था। राज्य के आय के अन्य जो साधन थे वो थे सीमा शुल्क और आबकारी कर। सीमा शुल्क और आबकारी कर।
रंजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था की संज्ञा दी गई। रंजीत सिंह की जो सैन्य संगठन थी उनको भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था की संज्ञा जो है वो दी गई। फौज आम, उनके सैन्य संगठन में एक दल था, उसका नाम था फौज आम। देखते हैं फौज आम क्या होता था। फौज आम एक अस्थाई सेना थी। इसके 3 विभाग होते थे, पैदल, घुड़सवार और तोपखाना। फौज आम जो थी वो एक अस्थाई सेना थी और इसके 3 विभाग होते थे, पैदल, घुड़सवार और तोपखाना। फौज खास जो था, इस सेना का संगठन 1822 में जनरल वेतुरा, जनरल एलार्ड, जनरल कोर्ट एवं कर्नल गार्गनर द्वारा किया जाता था। क्या था? फौज आम तो एक अस्थाई सेना थी। इसके 3 विभाग होते थे, पैदल, घुड़सवार और तोपखाना। लेकिन फौज खास जो था, इसका संगठन जो है 1822 में जनरल वेतुरा, जनरल एलार्ड, जनरल कोर्ट एवं कर्नल गार्डनर द्वारा जो था वो किया गया था। फौज खास में 4 पैदल सैनिकों की बटालियन होती थी, 2 घुड़सवारों की बटालियन होती थी और एक समृद्ध तोपखाना जो था होता था। किसमें? फौज खास में। इलाही बख्श तोपखाने के अधीक्षक थे। कोर्ट और गार्डनर ने तोपखाने का पुनर्गठन किया। रंजीत सिंह के तोपखाने का अध्यक्ष कौन था? इलाही बख्श। और कोर्ट और गार्डनर नामक 2 व्यक्ति थे, इन्होंने रंजीत सिंह के तोपखाने का पुनर्गठन किया। फौज वेक वाइड जो था, यह सेना के अंदर एक ऐसा विभाग था जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक होते थे, जो 2 प्रकार के होते थे, घुड़चढ़ा और मिशलदार। फौज बेक वाइट जो होता था, वह सेना के अंदर एक ऐसा विभाग होता था जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक होते थे। और फौज वाइट भी जो था, यह 2 प्रकार के होता था, घुड़चढ़ा और मिशलदार। रंजीत सिंह के समय सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। पेंशन की जो थी कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी कभी जागीर दिए जाते थे। हाँ, रंजीत सिंह की सेना में विभिन्न विदेशी जाति लगभग 40 अफसर कार्यरत थे। रंजीत सिंह की जो सेना थी उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ देसी थे, हिंदू मुसलमान थे, कई विदेशी जातियां भी थी जिसके जो थे अफसर शामिल थे। लगभग 40 ऐसे अफसर थे जो विदेशी जाति से थे, जिसमें जर्मन, यूनानी, रूसी, अंग्रेज, अमेरिकी, फ्रांसीसी एंड और कौन है, स्कॉटलैंड, स्पेन और एंग्लो इंडियन निवासी भी सम्मिलित थे। रंजीत सिंह ने प्राचीन न्याय पद्धति को क्या किया? अपनाया। उसके राज्य में लिखित कानून तथा दंड व्यवस्था का सर्वदा क्या था? अभाव था। रंजीत सिंह ने प्राचीन न्याय पद्धति को ही अपनाया और उनके राज्य में जो थे वो दंड व्यवस्था का क्या था? अभाव था। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय अदालत उल आला होती थी, जिसका प्रधान पद महाराज स्वयं ग्रहण करते थे। केंद्र का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो था अदालत उल आला, और इसमें जो प्रधान पद था वो महाराजा, जो भी महाराज होते थे वे स्वयं जो थे वो स्वीकार करते थे। तो हम लोगों ने रंजीत सिंह के प्रशासन को भी जान लिया कि उनके प्रशासन में कैसा कैसा उनका कर प्रणाली था, कैसा उनका प्रशासन था, कैसी उनकी सेना की संरचना थी। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 27 जून 1839 को जो है रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है उनका एक पुत्र था खड़ग सिंह, वह गद्दी पर बैठता है। ध्यान सिंह खड़ग सिंह का प्रधानमंत्री बनता है। कुछ समय बाद इसे बंदी बनाकर इसके पुत्र, कुछ समय बाद जो है खड़ग सिंह को बंदी बना लिया जाता है और खड़ग सिंह के पुत्र नैनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। नैनिहाल सिंह जो थे वह एक योग्य शासक थे। उनके राज्य में उसने अपने राज्य में पुनः शासन व्यवस्था को सुदृढ़ स्थापित करने की सोची, कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। यह जो था नैनिहाल सिंह, यह दरबार से डोगरा बंधु के अंतर्गत कौन कौन थे? गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह, ये तीनों डोगरा बंधु के अंतर्गत आते थे। नैनिहाल सिंह जो था यह डोगरा बंधुओं के प्रभाव को साम्राज्य से समाप्त करना चाहता था, क्योंकि डोगरा बंधु जो थे वे शेर सिंह के समर्थक थे। ये शेर सिंह कौन है?
शेर सिंह जो था वो रंजीत सिंह का एक दूसरा बेटा था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1840 में एक दुर्घटना में नैनीहाल सिंह की जो है वो मृत्यु हो जाती है 1840 में। और फिर डोगरा बंधु जैसा चाहते थे शेर सिंह को, शेर सिंह रंजीत सिंह का एक दूसरा बेटा था, उसको 1841 में शासक बना देता है। अजीत सिंह ने शेर सिंह और वजीर ध्यान सिंह की हत्या 1843 में कर दी और अजीत सिंह जो थे इन्होंने शेर सिंह और वजीर ध्यान सिंह की हत्या 1843 में कर दी। अजीत सिंह 1843 में रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को शासक घोषित किया गया और दिलीप सिंह की माता रानी जिद्दा उर्फ रानी झंडन उसकी संरक्षिका बनी और वजीर लाल सिंह बना जो रानी जिंदा का प्रेमी था। और ये दलीप सिंह जो ही हैं यही सिखों का अंतिम शासक हो जाते हैं। आइए कब बनता है दलीप सिंह? दलीप सिंह बनता है 1843 को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 में हुआ था। आइए जानते हैं उसके बारे में। 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने हरिके और कसूरी के बीच सतलुज को पार किया और सर ग्यूफल के अधीन अंग्रेजी सेना से टक्कर ली। लड़ाई यहाँ से शुरू होती है कि 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और सर ग्यूफ के अधीन अंग्रेजी सेना थी उससे क्या की, टक्कर ली। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की और कहा कि महाराजा दलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलुज के बाईं ओर है वह अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। और 1845 में लॉर्ड हार्डिंग जो था वो सिख से युद्ध की घोषणा की और लॉर्ड हार्डिंग ही कहता है कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलुज के बाईं ओर है वह अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत जो है वो 4 लड़ाई लड़ी जाती है। कौन कौन? 4 लड़ाइयाँ जो होती है, मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बद्दोबाल की लड़ाई, अलीवार की लड़ाई। ये ऐसे युद्ध थे जो कि निर्णायक नहीं थी। अंग्रेज और सिख जो थे वो संघर्ष थे, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। लेकिन 5वीं जो लड़ाई हुई, सराबाओं की लड़ाई, सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 को, यह युद्ध जो थी वो निर्णायक सिद्ध हुई और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो लाहौर पर अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि करने के लिए क्या किया, बाध्य किया। आइए जानते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो लाहौर की संधि हुई उसका क्या क्या शर्त था। सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेश पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। ओके। सिखों की सेना में जो कुछ थी वो कमी कर दी गई, केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार रहने दिए सिख सेना में। लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हर्जाना देना था। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने बोला कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए दो। लाल सिंह को दलीप सिंह का मंत्री और जिद्दा को उसकी संरक्षिका बनाया। दलीप सिंह शासक बना लेकिन इस लाल सिंह को दलीप सिंह का मंत्री बना दिया और रानी जिद्दा को इसकी संरक्षिका बना दिया गया। दलीप सिंह की रक्षा हेतु 1 वर्ष तक लाहौर में अंग्रेजी सेना का प्रबंधन किया गया। अंग्रेजी सेना को पंजाब में आने जाने का जो था वो अधिकार मिल गया। ओके। लाहौर में सन हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। लाहौर की संधि अस्थायी सिद्ध हुई। हेनरी ने राजमाता जिद्दा और लाल सिंह पर कश्मीर विद्रोह लगाने का आरोप लगाकर पदच्युत कर दिया और सिखों से 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि की। लेकिन यह जो लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि के अंतर्गत लाहौर के सन हेनरी लॉरेंस को भी लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। यह लाहौर की संधि जो हुई वो अस्थायी सिद्ध हुई और हेनरी ने क्या किया, राजमाता जिद्दा और लाल सिंह पर कश्मीर के विद्रोह करने का आरोप लगाकर उन्होंने बोला कि यह जो राजमाता जिद्दा है और लाल सिंह है
मंत्री यह कश्मीर में जो विद्रोह है वह यही करा रहे हैं और इन दोनों को क्या कर दिया, पद से हटा दिया। और सिखों से 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई। लाहौर की संधि के बाद भैरोवाल की संधि हुई और इसके अनुसार पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज समर्थक, जो भी अंग्रेजों के समर्थक थे, 8 सिख सरदारों का एक संरक्षण समिति बनाया गया। हेनरी लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसने व्यय के लिए 22 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया। किसको भेज दिया? बनारस, रानी जिद्दा को। ठीक है, 22 लाख रुपए जो है पेंशन देकर सिख, जिसने व्यय के लिए 22 लाख रुपए पेंशन देकर बनारस भेज दिया। और इस प्रकार अंग्रेजों ने पंजाब पर क्या कर लिया? पूर्ण आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्या हुआ? रानी जिद्दा और लाल सिंह पर अंग्रेजों ने कश्मीर में जो विरोध हुआ उसका करवाने का आरोप लगाकर हटा दिया। और अब पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने 8 अंग्रेजों के जो भी सिख समर्थक थे वो 8 ऐसे सिखों का एक संरक्षण समिति बनाया और उसका अध्यक्ष जो है वो हेनरी लॉरेंस को बनाया। और इस तरह से पंजाब पर उन्होंने अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। से अंग्रेज और सिख में एक और युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और यह हुआ था 1848 से 49। 5 साल के बीच में दोनों युद्ध हो गया। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 1848 से 49 में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध। ओके, इसका कारण था सिख जो थे वो पुनः खालसा शक्ति को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। ओके, रानी जिंदा को 1.5 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया गया था, जिसे अब कम करके 48,000 कर दिया। इससे भी जो थे वो सिख नाराज थे। इधर हेनरी लॉरेंस सिख सेना की संख्या को कम करना, बहुत ही कम करना आरंभ कर दिया, उसकी सेना को भंग करना आरंभ कर दिया। और लॉर्ड गफ के नेतृत्व में अंग्रेज की एक सेना ने रावी नदी को पार कर चिनाब नदी के किनारे रामनगर में 22 नवंबर 1848 को सिखों से टक्कर ली और हार जीत का निर्णय लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ और युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ? लॉर्ड गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है वो चिनाब नदी के किनारे रामनगर में सिखों से टक्कर ली 1848 में, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर 13 दिसंबर को 1848 में ही 13 दिसंबर को शादुलपुर में सिखों की अंग्रेजों से पुनः मुठभेड़ हुई। सिख सेना पीछे हट गई। फिर सिख सेना जो थी वो 13 दिसंबर वाले में पीछे हट गई। फिर एक महीने बाद 13 जनवरी 1849 को झेलम के तट पर चिलिया वाला युद्ध हुआ। अंग्रेजों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन 21 फरवरी 1849 को निर्णायक युद्ध हुआ, जो कि चिनाब के किनारे गुजरात का युद्ध हुआ, जिसमें चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड गफ के स्थान पर सेना का नेतृत्व करने के लिए दिया गया। चार्ल्स नेपियर को वहाँ पे नेतृत्व करने दिया गया, जो कि पहले गॉफ इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब गुजरात के युद्ध का नेतृत्व जो है वो चार्ल्स नेपियर को दिया गया। उसने तोपों के युद्ध में जो है सिखों को पराजित किया और यह अंतिम और निर्णायक युद्ध था। कब हुआ अंतिम और निर्णायक युद्ध? 21 फरवरी 1849 ईस्वी को चिनाब नदी के किनारे गुजरात का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चार्ल्स नेपियर। और यह अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में क्या किया? मिला लिया। महाराजा दलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। और दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा जो है वो लॉर्ड डलहौजी को प्रदान किया, जिसे बाद में ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया और वो हीरा फिर कभी लौटकर भारत नहीं आया। पंजाब की राज्य व्यवस्था हेतु 3 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। अब पंजाब की राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? दलीप सिंह को भी कहाँ भेज दिया? शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। तो पंजाब की राज्य व्यवस्था हेतु 3 सदस्यों की जो है एक समिति बनाई गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक दायित्व दिया गया, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व का प्रबंधन और चार्ल्स मैनसन को न्यायिक विभाग का प्रेसिडेंसी जो है वो बनाया गया। डॉक्टर लगून को दलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया और इसी के प्रभाव से दलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म को ग्रहण किया। पंजाब की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए 3 व्यक्ति थे। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक दायित्व दिया गया, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व का प्रबंधन दिया गया, चार्ल्स
मेंशन को न्यायिक व्यवस्था का प्रेसिडेंट बनाया गया। और दलीप सिंह को जो है डॉक्टर लगुन को दलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया। और डॉक्टर लगुन के प्रभाव से ही दलीप सिंह जब पंजाब आते हैं तो उनके अंदर एक बार फिर अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम उमड़ता है और 1853 वो ईसाई धर्म को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम लोगों का सिख खत्म हुआ। अब हमारे लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा मैसूर, अवध, बंगाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।